हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDZ ऑलराउंड। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी MSc केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम्स का 2023 का, जो मैंने पहले पार्ट 1 डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें 1 से लेके 40 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हूं। और इस वीडियो के अंदर वही पार्ट 2 मैं डिस्कस करने वाला हूं, 41 से लेकर के 70 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो 28 को आपको एग्जामिनेशन है, उससे पहले मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू करने से पहले आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करना है और पूरी कॉन्सेप्ट को समझना है और अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जामिनेशन जाने से पहले। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना और जो नए चैनल पे सब्सक्राइब करना, ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। ओके, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे 41 से। तो 40 मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ 40। तो 41 से क्वेश्चन को हम शुरू करेंगे। तो which of the following statement is true about the Beer-Lambert's law? The absorption of monochromatic radiations by the simple ये क्वेश्चन पूछा गया है फोटोकेमिस्ट्री का बियर लैम्बर्ट्स लॉ से। तो क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, इसमें आपको नोट ट्रू बताना, स्टेटमेंट को आपको अच्छे से रीड करना है और आपको बताना है नोट ट्रू, इसमें गलत कौन सा ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है ए परसेंट एब्जॉर्प्शन बाय द सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम एंड कंसंट्रेशन। फॉर्मूला क्या होता है, एब्जॉर्बेंस इक्वल टू ए इक्वल टू होता है एप्सिलॉन सी और एल होता है। ये तो फॉर्मूला होता है बियर लैम्बर्ट्स लॉ। तो ये एब्जॉर्बेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन और थिकनेस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ परसेंटेज एब्जॉर्बेंस की बात करा है तो परसेंटेज जो एब्जॉर्बेंस होता है वो ट्रांसमिटेंस को बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस। और परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग पे नहीं होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, बी आपका सही है। इसमें देखना एब्जॉर्बेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम, मतलब आपको उसको डायरेक्ट थिकनेस ऑफ लेंथ पर डिपेंड करता है। तो ये सही ऑप्शन है, सी भी सही ऑप्शन है, डी भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, बट ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगी। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द मैग्नीशियम ब्लैंक इज एडेड फॉर द टाइट्रेशन कैल्शियम प्लस 2 विथ EDTA एंड EBT। EDTA आपको पता है क्या होता है, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। बट EBT क्या होता है, EBT भी एक इंडिकेटर जैसा बिहेव करता है, जो कैल्शियम मेटल आयन उससे चिलेट करता है, तो ब्लू आयन का ब्लू इंडिकेटर देखने को मिलती है। EBT जो नाम होता है इरियोक्रोमिक ब्लैक टी, इसका नाम होता है। जब इसके मेटल से अटैच होते हैं, कम्प्लेक्स फॉर्म करता है, कैल्शियम मेटल से अटैच करते हैं, तो ब्लू इंडिकेटर देखने को मिलती है। तो हम आगे समझेंगे, इसका बताना है ये इंडिकेटर बिकॉज, तो इसकी स्टेबिलिटी बता करके इसको ऑप्शन करेक्ट बताना है। सिंपली हम EBT यहाँ पर देख सकते हैं। EBT क्या है, एक डाई होता है जो कलर को चेंज करता है व्हेन इट बाइंड विथ मेटल आयन। जैसे मेटल आयन से बाइंड करता है तो वहां पर कलर चेंज होती है, मेकिंग यूजफुल इंडिकेटर, वो इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। तो ये क्वेश्चन जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन है, तो एमयू के अंदर में एनालिटिकल क्वेश्चन है, एमयू के अंदर में एनालिटिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ, एरियोक्रोम ब्लैक टी जो होता है वो फॉर्म ए कम्प्लेक्स विद कैल्शियम आयन एंड विच कैन बी यूज टू इंडिकेटर द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन इन सोल्यूशन। मैंने बताया था कि EBT क्या होता है, एरियोक्रोम ब्लैक टी होता है, एक इंडिकेटर तरह बिहेव करता है, जैसे उसमें मेटल आयन्स प्रेजेंट होते हैं और उसी को हम देखते हैं कि उसी इंडिकेटर के अंदर में उसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ब्लू कलर आता है तो कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो इस चीज को हम चेक करते हैं। तो एक्चुअली मैं बता दूं कि जब कैल्शियम EDTA से बाइंड करता है तो वहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। रीजन ये होता है कि EDTA होता क्या है, EDTA मैंने आपको बताया इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड जो होता है वो हेक्साडेंटल लिगेंड होता है और कैल्शियम से स्ट्रांगली इंटरेक्ट करता है, स्ट्रांगली बाइंड करता है। तो सबसे ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है EDTA के साथ। हाँ, उसके बाद जो आता है कैल्शियम EBT, तो कैल्शियम EBT जो होता है वो ट्राइडेंटेड होता है। EBT क्या होता है, एक ट्राइडेंटेड लिगेंड होता है और एक वीक लिगेंड होता है, तो जिसकी वजह से होता ये है कि इसके बीच में स्ट्रांगली बाइंड नहीं कर पाता है, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा कम होती है, इसलिए इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी। कैल्शियम EDTA का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, उसके बाद कैल्शियम EBT का होगा। और मैग्नीशियम EBT और कैल्शियम EBT में थोड़ा सा मैं बता दूं तो मैग्नीशियम EBT का ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी एज कंपेरिजन कैल्शियम EBT से। रीजन ये होता है कि मैग्नीशियम जो +2
आयंस होते हैं और कैल्शियम +2 आयंस होते हैं। तो मैग्नीशियम +2 जो आयंस होते हैं उसकी आयनिक रेडियस जो उनकी आयनिक रेडियस होती है वो छोटा होता है एज कंपेरिजन कैल्शियम +2 से। तो जहां पर आयनिक रेडियस छोटा होगा तो ईबीटी से लिगेंड से अच्छे से चिलेट करेगा, क्योंकि साइज छोटा होगा तो चिलेट अच्छे से करेंगे कि ईबीटी थोड़ा साइज जो होते हैं बड़ा होते हैं, तो चिलेट जो होता है साइज छोटा वाला ही अच्छे से चिलेट करता है, वहां पर बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रांगली करता है एज कंपेरिजन कैल्शियम से। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ईबीटी का बाइंडिंग अच्छी होगी, इसकी वजह से इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ लेड विच इज द प्रेजेंट ग्राउंड वाटर्स टू द एक्सटेंट फ्यू पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम की बात कर रहा है, एंड द एनालिस्ट शुड सीक। तो इसका आंसर आपको सिंपली जो होगा आपका ए करेक्ट हो जाएगी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। सिंपली ये होता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, स्पेशली एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री विद प्रॉपर रिएजेंट एंड हाईली सेंसिटिव एंड आइडियल पीपीएम से लेवल डिटेक्शन। तो यहाँ पर सिंपली ये जो है डिटेक्ट किया जाता है वो पीपीएम का, वो सिंपली स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है अबाउट द सिस्टमेटिक एरर। तो सिंपली सिस्टमेटिक एरर में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है? फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, सिस्टमेटिक एरर हैव डेफिनेट वैल्यू, ये सही है, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर्स हैव असाइनेबल्स कॉज, ये भी सही है। सिस्टमेटिक एरर्स आर ऑफ द सेम साइन ऑफ मैग्नीट्यूड, ये भी सही है। हाँ, प्रिसीजन से मेनली अफेक्टेड बाय द सिस्टमेटिक एरर, ये गलत है, ऑप्शन इनकरेक्ट, आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी कि सिस्टमेटिक एरर जो होता है प्रिसीजन नहीं होता है, एक्यूरेसी इफेक्ट करता है, इसलिए इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगी, नॉट करेक्ट है मतलब कि इनकरेक्ट है। तो 44 का डी करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द एरर्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट मिनिमाइज ओनली। तो हाँ, कौन सा ऐसा एरर्स है जो एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हैं और उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं? तो कौन सा एरर होता है? तो रैंडम एरर होता है, जिसमें एलिमिनेट कर तो नहीं सकते लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू व्हेन ए वीक एसिड एक्सट्रैक्टेड टू एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फ्रॉम एसिडिक एक्वस फेज। तो इसका ऑप्शन सिंपली ए करेक्ट हो जाएगा। आप कैसे हो यहाँ पर देख सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो होता है वो डी होता है, और जहाँ पर टोटल अमाउंट जो होते हैं वो, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या होता है? डी को बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में तभी होता है जो कंसिडर की जाती है अनआयनाइज और आयनाइज, दोनों कंसिडर की जाती है। अगर वीक एसिड यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर में क्या दे रखा था? वीक एसिड। तो वीक एसिड में अगर नॉर्मली हम देखेंगे तो होता क्या है? पार्सली आयनाइज होता है। क्या होता है? पार्सली आयनाइज होता है, H+ और A- पार्सली आयनाइज होता है। तो यहाँ पर आपको कंसीडर करना है अनआयनाइज्ड भी और आयनाइज्ड भी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो के अंदर में। तो ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड को हम निकालने के लिए डी जो निकालेंगे, HA ऑर्गेनिक फेज में निकालेंगे और एक्वस फेज में निकालेंगे, दोनों निकाल दिया मैंने। KD क्या होता है? पार्टीशन कोफिशिएंट होता है। ये भी कंसिडर जो की जाती है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म को कंसिडर की जाती है, जो अनआयनाइज्ड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आयन फॉर्म में नहीं है उसी को हम कंसिडर करेंगे। तो आयन फॉर्म में ये नहीं होता, तो इसको कंसिडर करेंगे एक ऑर्गेनिक में एक फेज में। तो अगर हम दोनों को बराबर करेंगे, दोनों की इक्वलिटी करेंगे, तो कौन सा ग्रेटर होगा? KD ग्रेटर होगा, तो KD ग्रेटर होगा या आपको D ग्रेटर होगा? तो यहाँ पर देखो इसकी जो डिनोमिनेटर है वो सिंपली क्या है? ज़्यादा ग्रेटर है, और इसका डिनोमिनेटर थोड़ा कम है। तो जब डिनोमिनेटर जिसका ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसकी रेशियो, उसकी वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर KD की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी D से, मतलब कि KD की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा हो जाएगी D से। तो ये आपका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एक गिवन चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो कॉज ग्रेटर चेंज इन परसेंट एक्सट्रैक्शन व्हेन डी नियर। सिंपली वो भी वही क्वेश्चन है, आपको पता है फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब भी हम निकालते हैं परसेंट एक्सट्रैक्शन तो D/D+1 × 100। डी क्या है? यही है डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। तो सिंपली क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में चेंज आता है तो सबसे बड़ी इसका रीजन क्या होती है? जो आपको परसेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। जब थोड़ा सा भी हम डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में बदलाव करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है परसेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर में बदलाव, चेंज। तो जो डी होता है वो किसके आसपास होंगे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो इसका आपको सिर्फ सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, 1 के अकॉर्डिंग आसपास होता है तो काफ़ी चेंज, काफ़ी बदलाव देखने को मिल जाती है। तो इसका आंसर 47 का सी करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, रिलेटिव माइग्रेशन रेट ऑफ 2 सॉलिड्स
इन क्रोमेटोग्राफी कैन बी डिफाइंड। सिंपली ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने लैब के अंदर में बीएससी में कॉलम क्रोमेटोग्राफी चलाया होगा रिएक्शन के अंदर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में जब अपने रिएक्शन चलाते हैं तो जब आपका रिएक्शन में स्पोर्ट्स ज़्यादा आते हैं, इम्प्योरिटी ज़्यादा आता है, तो आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी चलाते हैं तो आप, ताकि आपका इम्प्योरिटी जो है गायब हो जाए। तो जब दो कॉलम क्रोमेटोग्राफी चलाओगे, यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी ऐसा होता है कुछ। तो जब दो कॉलम क्रोमेटोग्राफी आप चलाते हो, ठीक है, तो होता क्या है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो इल्यूट्स होते हैं। तो जब सॉलिड्स इल्यूट होते हैं तो उसकी जो रेट होता है वो किस हिसाब से इल्यूट करते हैं उसको हम बोलते क्या है एक्चुअली। तो जैसे सॉलिड जब नीचे की तरफ गिरता है ग्लासवेयर के अंदर में, तो उसकी रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं कि कितना तेजी से, कितना रेट से आपका इल्यूट हो रहा है सॉलिड। तो जब हम दोनों का रिटेंशन फैक्टर निकाल के रेशियो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिविटी फैक्टर। यहाँ पर देख सकते हैं द रेशियो द रिटेंशन फैक्टर ऑफ द टू सॉलिड क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्क्राइब हाउ वेल टू कंपाउंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब कैसे कंपाउंड को हम सेपरेट कर सकते हैं। जो हम सॉलिड को हम इल्यूट करेंगे तो उसी को हम रिटेंशन फैक्टर का रेशियो निकालते हैं। निकालने के बाद उसको हम कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। तो उसी का क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिलेक्टिविटी फैक्टर बोलते हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। फिर यहाँ पर इनकरेक्ट ही पूछा गया। तो मैक्सिमम एग्जामिनेशन के अंदर में आपको क्वेश्चन इनकरेक्ट देखने को मिलती है, एमयू के अंदर में भी हो या किसी और भी एग्जामिनेशन के अंदर में भी इनकरेक्ट ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में पूछा गया इनकरेक्ट प्लेट थ्योरी, तो क्वेश्चन पूछा गया तो सिंपल इसका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कॉन्फिडेंस लिमिट्स और कॉन्फिडेंस लेवल, दोनों आपको दे रखा है। कॉन्फिडेंस लिमिट भी दे रखा है, कॉन्फिडेंस लेवल दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, यहाँ पर करेक्ट बताना है। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस लिमिट आपको दे रखा है, कॉन्फिडेंस लिमिट दे रखा है, तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज क्लोरीनेटेड। सिंपल आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है, जब मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को हम जब क्लोरीनेटेड करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। सिंपल इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर होता क्या है, तो ये आपका बेंजीन है। यहाँ पर आपको सिंपली क्या है, एसिड अटैच है। क्या है, एसिड अटैच है और मेटा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी अटैच है। तो जब हम क्लोरीनेटेड करेंगे, Cl2 पास करेंगे, इसके ऊपर क्लोरीनेटेड करेंगे हीट लाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर होगा क्या। सिंपली ये यहाँ पर देख सकते हैं जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, सॉरी यहाँ पर जो सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं जो आपका बेंजोइक ग्रुप है, मतलब एसिड जो ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है ये एसिड वाला पार्ट जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जब भी कोई भी अपकमिंग ग्रुप्स आएंगे Cl+, जो भी अपकमिंग ग्रुप्स आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, वहाँ पर 3 पोजीशंस पे आएंगे और या 5th पोजीशन पे आएंगे। जब भी आपको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच होता है तो वहाँ पर 3 और 5th पोजीशंस पे आते हैं, और एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है तो 2 और 4th पोजीशंस पे आते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो 3 और 5th पोजीशन पे आएंगे। तो 3 तो ब्लॉक है तो 3 पे नहीं आएगा, 5th पे ही आएगा। तो जो कोलिन आएगा वो 5th पे ही आएगा। हाँ, 2 पे नहीं आने की वजह ये है, अगर 2 पे हम कोलिन को अटैच करते हैं तो यहाँ पर हिंडर ज़्यादा होगा, स्टेरिक हिंडर ज़्यादा होगा, क्योंकि जो एसिड होता है उसका साइज भी बड़ा होता है और कोलिन का साइज वैसे भी बड़ा होता है। तो वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आएंगे तो वहाँ पर 2nd पोजीशन पे कोलिन आना पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पर 5th पे पसंद करेगा कोलिन। तो आपको यहाँ पर सिंपली हो जाएगा 5th क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी, यहाँ पर देखो 5th क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका प्रोडक्ट होगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, रेडिकल का आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पर देखो कंपाउंड 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो आपको दे रखा है विनाइलिक रेडिकल दे रखा है, सेकंड आपको अलाइलिक रेडिकल दे रखा है, थर्ड भी आपको अलाइलिक रेडिकल दे रखा है, फोर्थ आपको नॉर्मली दे रखा है जो वैसे भी स्टेबल नहीं है रेडिकल फोर्थ। तो यहाँ फोर्थ को सबसे लास्ट में रखेंगे क्योंकि स्टेबिलिटी इसका है ही नहीं किसी भी एंगल से, तो फोर्थ को हम लास्ट में रखेंगे। अब थर्ड एंड सेकंड जो है वो अलाइलिक रेडिकल है, विनाइलिक रेडिकल जो है उसको हम लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं अलाइलिक के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर देखते हैं सिंपली ये बात करेंगे, यहाँ पर जो सेकंड में अलाइलिक जो रेडिकल है वो क्या है, ओपन है, एलिफैटिक अलाइलिक रेडिकल है। और जो थर्ड जो है वो क्या है, साइक्लिक रेडिकल है, अलाइलिक साइक्लिक रेडिकल है। तो यहाँ मैं बता दूं कि जो अलाइलिक रेडिकल की बात करें या एलिफैटिक हो या साइक्लिक हो, तो साइक्लिक रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में होता है, वहाँ पर कंजुगेशन जो होते हैं वो प्रॉपर कंजुगेट करता है।
एलिफैटिक में क्या होता है कि वो ओपन चैन में होता है तो प्रॉपर कंजुगेट नहीं कर पाता है, लेकिन साइक्लिक में होता है जो पूरे एक साइकिल फॉर्म में होता है तो प्रॉपर कंजुगेट कर पाता है एज कंपेरिजन एलिफैटिक एलाइलिक से। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसी बात नहीं कि एलिफैटिक में कंजुगेशन नहीं होता, उसमें भी होता है, लेकिन साइक्लिक से थोड़ा कम होता है। तो थर्ड सबसे ज़्यादा हो जाएगा, थर्ड आपको सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद आपको सेकंड होगा, उसके बाद आपको 1 होगा, फिर लास्ट में आपको 4th हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? थर्ड, सेकंड, आपका बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी, नॉट ए होगा। ओके। 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर द फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर NBS दे रखा है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो यहाँ पर सिंपली दे रखा है टॉलिन, तो टॉलिन यहाँ पर सिंपली दे रखा है। तो यहाँ पर NBS से रिएक्ट करना है, लाइट के प्रेजेंस में भी दे रखा है। तो यहाँ पर दो चीज आपको ध्यान रखना, जब भी NBS दे रखा हो, अगर वहां पर लाइट प्रेजेंस हो तो सिंपल एलाइलिक कार्बन के पोजिशन पे ब्रोमीन अटैच कर देना है। अगर NBS दे रखा हो और उसमें लाइट प्रेजेंस ना हो, ये अगर ये प्रेजेंट नहीं हो तो सिंपली आपको वहां पर क्या होगा, इपॉक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब इपॉक्साइड का मतलब ऑक्सीजन नहीं आता है, सिंपली मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस तरह से यहाँ पर दे रखा हो और यहाँ पर NBS दे रखा हो, यहाँ पर देख लो, और यहाँ पर नीचे में कोई लाइट वाइट नहीं हो, तो सिंपली क्या करता है, ये इपॉक्साइड की तरह ही बनाता है। एक्चुअली यहाँ पर सिंपली जो Br से अटैच हो जाता है, दोनों तरफ लिंक ऐसे बन जाता है। ये सिंपली इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिल जाती है जब लाइट अब्सेंस होती है, तो मतलब लाइट प्रेजेंट नहीं होती हो। तो जब लाइट प्रेजेंट होता है तो फिर जब लाइट प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर एलाइलिक कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लग जाएगा। एलाइलिक कार्बन कौन सा है, इसका ये वाला पार्ट हो सकता है और ये वाला पार्ट हो सकता है, कोई भी आप यहाँ पर ब्रोमीन लगा सकते हो क्योंकि लाइट प्रेजेंस है। तो यहाँ पर लाइट प्रेजेंस है तो यहाँ पर मतलब एलाइलिक कार्बन पर लगेगा, बट यहाँ पर जो ब्रोमीन लग जाएगा सिंपली। हाँ, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, बेंजाइल ब्रोमाइड। ओके। 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, प्रेडिक्ट, आपको प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है, बताना है एक्स क्या होगा। तो यहाँ पर देखो ये कंपाउंड दे रखा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे रखा है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये रिड्यूस करके आपको ये बनाएगा, उसके बाद हम कौन सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो एक्स बनेगा। तो एक्स क्या होगा, सिंपली जो आपको सबस्ट्रेट दे रखा है वो आपको कीटोन दे रखा है, तो कीटोन को रिड्यूस करता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, किसमें रिड्यूस करता है, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर में। किसमें होता है, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर में। तो ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे देखने को मिल जाएंगे, यहां पर सिंपली आपको अल्कोहल देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो रिएक्शन आएगा कॉन्ग H2SO4, तो इसमें H+ आएगा, तो यहाँ पर वाटर निकल जाएगा। फिर उसके बाद हीट दे रखा है, मतलब एलिमिनेशन होगा। सिंपली क्या देखने को मिल जाएगी, सिंपली आपको फ्यूरॉन देखने को मिल जाएगी। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। देखो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो करेक्ट जो स्टेटमेंट होगा क्या होगा, ऑप्शन में देखते हैं। इट गिव करेक्ट मोलिकुलर वेट, ये सही है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री ही होता मोलिकुलर वेट को देता है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल, ये भी सही है। गिव्स आइसोटोपिक इंफॉर्मेशन, ये भी सही है। इट ऑपरेट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन, ये गलत है। तो इनकरेक्ट जो होगा इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, 56 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोस में आपको बताना एपिमर। तो सिंपली देखो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर मालूम है, ये डी ग्लूकोज है और ये डी ग्लैक्टोस है। एपिमर होता है इसकी ओरिएंटेशन जिसका डिफरेंट होगा वही आपका एपिमर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो फर्स्ट में कार्बन में सेम है, सेकंड में ओरिएंटेशन देखो आपको राइट साइड में OH है, ये भी राइट साइड में OH है। थर्ड में देखो लेफ्ट साइड में OH है, लेफ्ट साइड में OH है। फोर्थ में देखो राइट साइड में OH है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में OH, यहाँ पर डिफरेंट ओरिएंटेशन है। तो यहाँ पर जहाँ पर डिफरेंट ओरिएंटेशन होगा वहीं पर एपिमर होगा। तो यहाँ फोर्थ कार्बन पे डिफरेंट आपको देखने को मिला ओरिएंटेशन, इसका मतलब ये हो गया ये C4 एपिमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C4 एपिमर हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर देख लो, इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगी। ऐसे एपिमर को हम देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है सिंपली कि प्रेडिक्ट बताना है फ्लोइंग रिएक्शन। सिंपली यहाँ पर मेटा पर क्लोरोबेंजोइक एसिड है, तो ये सिंपली ये क्या करता है, 1 मोल दे रखा है। सिंपली क्या करता है, अगर अल्कीन है तो इपॉक्साइड बनाएगा, अगर कीटोन है कार्बोनिल है तो ईस्टर बनाएगा। तो यहाँ पर अल्कीन है, दो आपको अल्कीन देखने को मिल रहा है, तो कौन सा अल्कीन को प्रीफर करेगा, चूज करेगा इपॉक्साइड बनाने के लिए। मैं बताया था कि अल्कीन जो होता है, जो रिच अल्कीन होता है उसी को इपॉक्साइड बनाता है सबसे पहले। तो ये वाला जो अल्कीन है वो रिच है, तो सिंपली आपका बी ऑप्शन आपका
करेक्ट हो जाएगा, ये इपॉक्साइड बनाएगा ना कि ए बनाएगा। ए तो नहीं बनाएगा क्योंकि रिच एल्किन को इपॉक्साइड फॉर्म करता है ए मेटा CpBa। ओके, 58 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बिलो कैन अचीव्ड। सिंपली ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको रिएजेंट बताना है, प्रिडिक्ट करना है एसिड को कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। सिंपली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका सिंपली आंख बंद करके आपको बताना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो एसिड को कन्वर्ट करता है अल्कोहल के अंदर में। ओके, तो इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन द फ्लोइंग रिएक्शन। तो यहां पर भी वही है, यहां पर भी रिडक्शन करेगा सिंपल। तो यहां पर जो रिडक्शन करेगा ये इसको रिडक्शन कर देगा अल्किन्स को, और रिडक्शन करके सिंपल आपको अल्केन्स में कन्वर्ट करेगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर भी आपको रिएजेंट प्रेडिक्ट करना है। आपको अल्काइंस दे रखा है, टर्मिनल अल्काइंस दे रखा है। आपको एक्स बताना कौन सा रिएजेंट होगा जिसमें कीटोन बनेगा, और वाई बताना है कौन सा रिएजेंट होगा जिसमें अल्डिहाइड बनेगा। सिंपली मैं बता दूं कि अल्काइंस को जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे और ऑक्सीमर्क्यूरेशन करेंगे तो आपको इसमें कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो सिंपली यहां पर ये देखने को मिल रहा है, और कहीं और ऑप्शन है, यहाँ पर डी ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद हम जब टर्मिनल अल्काइंस को हाइड्रोबोरेशन करते हैं तो OH आता है, और वहीं पर OH आएगा जहाँ पर लेस हिंडर्ड है। तो यहाँ पर सिंपली OH आ जाएगा देखने को मिलेगा। पहले भी इसमें BH2 अटैच होता है, फिर उसके बाद H2O2 से सिंपली क्या करता है ऑक्सीजन इंसर्शन होता है, फिर OH देखने को मिल जाती है यहाँ पर। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, वहां पर अल्डिहाइड में फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा कि आपको फर्स्ट जो रिएजेंट होगा वो ये देखने को मिलेगा, और सेकंड जो होगा आपको BH3 देखने को मिलेगा। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, फिर बेसिक मीडियम के अंदर में क्या हो जाता है, सिंपली वो आपको अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 60 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी प्रोटॉन NMR सिग्नल्स ऑब्टेन द मॉलिक्यूल। ये आपको मॉलिक्यूल दे रखा है, इस मॉलिक्यूल के अंदर में कि प्रोटॉन NMR कितने हैं। इस मॉलिक्यूल के अंदर में सिंपली क्या है, जो इस तरह से मॉलिक्यूल दे रखा है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है। तो इसी वजह से आपको समझाने के लिए मैं अलग से एक अच्छा सा स्ट्रक्चर लेके आया हूँ, उसी कंपाउंड का ही है जो कंपाउंड गिवन है आपको क्वेश्चंस के अंदर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन छुपा हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये दोनों हाइड्रोजन हैं, ये दोनों के इन्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, तो दोनों का 2 सिग्नल देखने को मिलेगा, 2 हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर 2 सिग्नल मिल गए, यहाँ से एक मिला, यहाँ से एक मिला। ओके, 2 सिग्नल मिल गया। अब हम बात करेंगे CH2 और CH2 के इन्वायरमेंट चेक करते हैं। तो यहाँ से भी ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, यहाँ से कार्बन देखने को मिल रहा है, यहाँ से भी ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, यहाँ से भी कार्बन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर CH2 का इन्वायरमेंट जो है वो दोनों को ऑलमोस्ट सेम है। तो ये दोनों हाइड्रोजन का मतलब 2 हाइड्रोजन का मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन का एक सिग्नल देखने को मिलेगा, 4 हाइड्रोजन का एक सिग्नल देखने को मिलेगा। सिंपली कि इन्वायरमेंट दोनों को ऑलमोस्ट सेम है तो सिग्नल एक ही आएगा। अब हम बात करेंगे CH3 का। तो CH3 में जो 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन से अटैच है, ये भी हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन से अटैच है, ये भी कार्बन से अटैच है, इसके बाद ये ऑक्सीजन से अटैच है, ये भी ऑक्सीजन से अटैच है, और सिंपली ये फिर कार्बन से अटैच हो रहा है, सिंपली ये कार्बन से अटैच हो रहा है। तो ये भी CH3 का इन्वायरमेंट ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है। तो यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन का आपको एक ही सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कितने हो गए, एक इसका सिग्नल हो गया, और ये एक इस हाइड्रोजन का सिग्नल हो गया, 2 हो गया, और एक CH2 मतलब कि 4 हाइड्रोजन का 1 सिग्नल हो गया तो 3 हो गया, और 6 हाइड्रोजन का एक सिग्नल देखने को मिल गया, मतलब टोटल 4 सिग्नल देखने को मिल रही है। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन पूछा गया मेजर प्रोडक्ट बताना है। सिंपली आपको यहाँ पर आपको बेस दे रखा है, फिर हाइड्रोलाइसिस दे रखा है। ये सिंपली जो रिएक्शंस है वो कैनिज़ारो रिएक्शंस का दे रखा है। आपने अगर अपने कैनिज़ारो रिएक्शन को अपने मैकेनिज्म किया है तो आप इजी वे में कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो मुश्किल होगा। इसलिए आप थोड़ा सा जो मैकेनिज्म को बेसिक मैकेनिज्म को करके जाना, कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डोल कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डोल्स रिएक्शन, डिकमैन्स रिएक्शन, बेंजाइन कंडेंसेशन रिएक्शन, इस तरह जो बेसिक होते हैं, क्लेजन स्मिथ रिएक्शंस, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस, जो बेसिक सेक्शन होता है जो 11-12 का होता है और जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, यहाँ पर भी आपको देखना है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाती है, तो इसको करके जाना है।
तो यहाँ पर सिंपली इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये आपको दोनों तरफ एल्डिहाइड दे रखा है, तो जो OH बेस होता है न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करता है कार्बोनिल पे, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड वो वीक बॉन्ड होता है, ब्रेक हो जाता है, O- जैसे ही आता है वो हाइड्राइड बन के निकलता है, और हाइड्राइड बन के निकलता है, एक न्यूक्लियोफाइल बन के निकलता है, वो सेकंड कार्बोनिल पे अटैक करता है, एल्डिहाइड जो है ना वो सेकंड कार्बोनिल पे अटैक करता है यहाँ पे, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करता है, हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जो ऑक्सीजन माइनस है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पर ये होता है कि जो एक एल्डिहाइड जो होता है वो ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट होता है, और एक जो एल्डिहाइड जो होता है वो रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक ही रिएक्शन के अंदर में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, कि एक साथ एक ही रिएक्शन के अंदर में ऑक्सीडेशन भी होता हो, रिडक्शन भी होता हो, उसी को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये देखने को मिलता है कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर में। तो कभी आपको एग्जामिनेशन पूछ दे कि कौन सा ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर में ऑक्सीडेशन भी कंसिडर होती है और रिडक्शन भी होती है एक साथ, और वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस होता है, तो वो उसको बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शंस। इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगी कि एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट होगा और एक एल्डिहाइड जो रिड्यूस होकर के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, 63 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फॉर्मल चार्ज। सिंपल आपको फॉर्मल चार्ज पूछा गया है, नन हाइड्रोजन का बताना है, हाइड्रोजन के अलावा बताना है, मतलब हाइड्रोजन जिसमें ना हो उसको नहीं बताना है, हाइड्रोजन के अलावा बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको CH2N2 दे रखा है, जिसको हम बोलते हैं डायएजोमीथेन, इसको बताना है। फॉर्मल चार्ज कार्बन का बताना है, नाइट्रोजन का बताना है, और एक और नाइट्रोजन का बताना है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कार्बन के निकाल के देखते हैं, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पर देखो कार्बन के अंदर में कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है नहीं है, 0 हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पर आपको 2 बॉन्ड देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है 2 बॉन्ड, मतलब कितने कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं, 4 बॉन्ड बना रहे हैं। तो 4 जब बॉन्ड बना रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा। इस तरह से हम N1 के निकालेंगे, तो N1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। इसमें देखो सिंपली ये हो जाएगा, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर है, यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है, तो 0 हो जाएगा। कहीं भी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रखा, तो लोन पेयर बचा कहाँ, नहीं बचा, तो लोन पेयर 0 होगा। माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्डिंग बना रखे, तो 4 बॉन्डिंग यहाँ भी बना रखे, 2 बॉन्ड यहाँ पे, 2 बॉन्ड यहाँ पे, तो 4 बॉन्डिंग ये भी बना रखा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आप कैलकुलेट करो तो +1, तो यहाँ पर नाइट्रोजन +1, तो सिंपल इसका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। कार्बन 0, नाइट्रोजन 1 +1, नाइट्रोजन 2 -1, तो आप नाइट्रोजन 2 जो होगा वो आपका -1 ही आएगा। तो आप खुद एक बार कैलकुलेट कर लेना प्रैक्टिस के लिए। ओके, 64 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आपको बताना है कि नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब इसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो सबसे ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सिंपली क्या है, एलिन्स है। तो एलिन्स के अंदर में क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए एलिन्स जो होता है वो इस तरह से बिहेव करे। यहाँ पर देख सकते हैं एलिन्स जो होता है वो इस तरह से देखने को मिल जाती है। सिंपली यहाँ पर एक बार देखना, एलिन्स जो होता है वो इस तरह से देखने को मिल जाती है, इस तरह से देखो यहाँ पर देख लेना, इस तरह से होता है। ये जो होता है, ये जो दोनों होते हैं जो अटैच होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ये एक एबव द प्लेन होते हैं, एक बिलो द प्लेन होते हैं, लेकिन एक जो होते हैं ये और ये दोनों प्लेन में होते हैं। सिंपली यही है, जो हाइड्रोजन्स हैं एक एबव द प्लेन में होते हैं और कोलिन जो एक बिलो द प्लेन में होता है। जैसे एक हाइड्रोजन्स होते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन्स और कोलिन जो होते हैं वो प्लेन में होते हैं, ये दोनों प्लेन में होते हैं, और ये जो होते हैं एक एबव द प्लेन होते हैं, एक बिलो द प्लेन होते हैं, एलिन्स के अंदर में होते हैं। तो जब हम इसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री जब डालेंगे, ऐसे देखो जब इसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री डालेंगे, ऐसे भी डालेंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये बीच से कटेगा, तो ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट करेगा, ये और ये रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पर देखो ये और ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर दोनों सेम रहता है तो उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता है, और दोनों डिफरेंट रहेगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो H और Cl सेम है, नहीं सेम है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो इसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये क्वेश्चन जो ऑप्टिकली एक्टिव है, यहाँ पर क्वेश्चन का पूछा गया नॉट एक्टिव, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में देखोगे तो बी ऑप्शन भी देखोगे, यहाँ तक अगर प्लेन आप डालोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर डिफरेंट है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये बाइफिनाइल का है।
हाँ, सी के अंदर में देखोगे तो यहाँ पर कायरल कंपाउंड है, ये भी एक्टिव है। हाँ, डी कंपाउंड में देख सकते हैं, तो डी कंपाउंड में एक मेसो कंपाउंड है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एक तो होता ही है मेसो के अंदर में, तो सिंपली मेसो है, तो यहाँ से OH OH रिफ्लेक्ट करेगा, सॉरी सिंपली यहाँ से एसिड एसिड रिफ्लेक्ट करेगा, OH OH रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसके अंदर क्या है, डी के अंदर में मेसो कंपाउंड है, सिंपली क्या है, मेसो कंपाउंड है, और मेसो कंपाउंड के अंदर में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता ही है, तो इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन में नॉट ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा ऐसा न्यूक्लियाई है जो एनएमआर स्पेक्ट्रम शो नहीं करता है। हाइड्रोजन क्या होता है, इसकी शो करता है, इसकी जो होता है 1/2 इसकी मतलब एक्टिव होता है, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होती है 1/2 होता है। कार्बन 12 का ये इनएक्टिव होता है, कार्बन 12 शो एनएमआर नहीं करता, कार्बन 13 शो करता है एनएमआर। हाँ, फ्लोरीन जो होता है 19 शो करता है एनएमआर। तो कार्बन 12 कभी भी आइसोटोप जो होते हैं कार्बन का, वो 12 जो आइसोटोप्स होते हैं कार्बन का, वो एनएमआर इनएक्टिव होता है, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कुछ नहीं होता। बाकी का कार्बन 13 का 1/2 स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है, और फ्लोरीन 19 का भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है 1/2, लेकिन कार्बन 12 जो होता है वो एनएमआर इनएक्टिव होता है, तो इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी, ये शो नहीं करेगा एनएमआर स्पेक्ट्रम। 66 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मोलिक्यूल दोस्त आईआर एक्टिव मस्ट। तो आईआर एक्टिव होने के लिए मोलिक्यूल के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायपोल मोमेंट। अगर डायपोल मोमेंट उसके अंदर चेंज है तभी आईआर एक्टिव शो करेगा। तो आईआर एक्टिव को डिटेक्ट करने के लिए या आईआर एक्टिव किसी मॉलिक्यूल के अंदर में होने के लिए डायपोल मोमेंट होना जरूरी है, तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी। 67 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में डी कार्बोक्सिलेट इजिली, कौन आसानी से डी कार्बोक्सिलेट हो जाएगा, मतलब कि CO2 निकल जाएगा, और CO2 निकलने के बाद जो कार्बो आयन बनेगा वो स्टेबल सबसे ज्यादा कौन सा होगा, जो जितना ज्यादा कार्बो आयन स्टेबल होगा वो इजिली डी कार्बोक्सिलेट होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेगेटिव आएगा डी कार्बोक्सिलेट होने के बाद, कोई स्टेबल है नहीं है तो ये निकलेगा नहीं आसानी से। यहाँ पर हम नेगेटिव लें मतलब जनरेट होगा डी कार्बोक्सिलेट होने के बाद, तो भी ये स्टेबल नहीं होगा। यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप है तो डी स्टेबलाइज है, तो ये भी आसानी से नहीं निकलेगा। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो कार्बन आयन बनेगा ये भी स्टेबल नहीं है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर हम डी कार्बोक्सिलेट होता है तो यहाँ पर NO2 3 है, तो यहाँ पर इजिली डी कार्बोक्सिलेट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव जो कार्बो आयन होगा वो आसानी से क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से, कि NO2 जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है सबसे ज्यादा होता है, तो कार्बो आयन को स्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ पर इजिली जो डी कार्बोक्सिलेट होगा CO2 निकलेगा वो C से निकलेगा, जिसका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सिंपली ये जो रिएक्शन है पिनाकोल का रिएक्शन होता है, पिनाकोल की तरह रिएक्शन है, पिनाकोल की तरह रिएक्शन है। यहाँ पर देखो कॉन्क H2SO4 है, प्रोटॉन को लेगा, वाटर निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अब कार्बोकैटायन बनने के लिए कार्बोकैटायन बन जाएगा। जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा तो यहाँ पर से रिंग ओपन होगा, और रिंग ओपन होने के बाद ये 5 मेंबर रिंग से ये सिंपली जो 4 मेंबर रिंग है, ये जो 4 मेंबर रिंग है ये सिंपली 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और लास्ट में हीट दे रहेगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। यहाँ पर इसको मैकेनिज्म को एक बार देख लेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, जो OH है प्रोटॉन को लेगा कॉन्क H2SO4 से, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। जैसे वाटर निकलेगा कार्बोकैटायन बनेगा। अब इसको हम स्टेबलाइज करेगा, तो हम देखेंगे कि ये कार्बोकैटायन जो है सेकेंडरी स्टेबलाइज है, क्या माइग्रेशन हो सकता है, क्या 3rd डिग्री स्टेबलाइज हो सकता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी हो सकती है, माइग्रेट हो सकती है, तो हमने देखा कि हो सकती है। यहाँ पर हम रिंग को ओपन करेंगे तो सिंपली यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा, और ये कार्बोकैटायन 3rd डिग्री कार्बोकैटायन है, टर्शियरी कार्बोकैटायन है, ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम रिंग को ओपन करेंगे, जैसे रिंग को ओपन करेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पर कार्बोकैटायन देखने को मिला जो काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। तो ये 4 मेंबर रिंग से कन्वर्ट हो जाएगा 5 मेंबर रिंग में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यह कार्बोकैटायन यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हीट दे रखा है क्वेश्चंस में, एलिमिनेशन होगा, आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगी। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, 69 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एन अल्किन ऑप्टेन, अल्किन प्राप्त होती है, ऑप्टेन होता है बाय द डिहाइड्रेशन। जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमको अल्कोहल बनता है A, फिर उसके बाद हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो आपको देखने को मिलता है 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड। तो आपको बताना है कौन सा अल्कोहल से, आपको A बताना है कि A क्या है, अल्कोहल कौन सा है। तो अल्कोहल कौन सा होगा, जो अल्किन्स बनेगा, फिर अल्किन्स को हम क्या करेंगे, ओजोनोलाइसिस करेंगे, और ओजोनोलाइसिस करने के बाद आपको 2 मोल एसिटाल्डिहाइड देखने को मिलेगा। तो सिंपली हम देखेंगे, इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हम ऑप्शन डी के हिसाब से हम चलते हैं, तो यहाँ पर हम अल्कोहल देख सकते हैं, यही आपका ऑप्शन डी है। यहाँ पर जैसे हम इसको हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे, तो यहाँ से आपको वाटर निकल जाएगा, और यहाँ पर अल्किन देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पर से भी तो प्रोटॉन लेकर के डिहाइड्रेशन हो सकता था, यहाँ पर अल्किन बन सकता था,
सवाल तो आ सकती है आपके माइंड में कि यहाँ पर भी तो अल्किन बन सकता है, यहाँ पर क्यों आपने अल्किन बनाया। देखो यहाँ पर आपने सेटजेफ रूल पढ़ा होगा, तो सेटजेफ रूल क्या कहता है कि जितना ज्यादा अल्किन सब्स्टिट्यूटेड होता है उतना ज्यादा अल्किन स्टेबल होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मोर स्टेबल, ये सेटजेफ रूल के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर सेटजेफ रूल को फॉलो करेंगे, मोर अल्किन्स मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन्स मोर स्टेबल होता है, तो यहाँ पर अल्किन्स यहीं पर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर अल्किन ज्यादा स्टेबल होगा। इसी वजह से हम यहाँ पर डिहाइड्रेशन करेंगे, OH को निकालेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ये आपको अल्किन देखने को मिल जाती है। अब इसके बाद हम ओजोनोलाइसिस करेंगे, तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, डबल बॉन्ड को अल्किन को ब्रेक करता है और यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा और सिंपली आपको 2 मोल एस्टल्डिहाइड मतलब अल्डिहाइड देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से सही है, इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए के हिसाब से देखोगे तो ऑप्शन ए के हिसाब से भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा और एक एस्टल्डिहाइड मिलेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा, बी भी करेक्ट नहीं होगा, सी भी करेक्ट नहीं होगा। तो सिंपली इसका ऑप्शन जो होगा वो डी करेक्ट हो जाएगी। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्मल ब्यूटेन लोवेस्ट एनर्जी पूछा गया कन्फर्मेशन का। आपने पढ़ा होगा कि जो स्टेबिलिटी होता है वो एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी का सिंपल। तो स्टेबिलिटी जो होता है स्टैगर का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होता है, उसका तो गॉज का होता है, उसके इक्लिप्स का होता है, फुल्ली इक्लिप्स होता है। तो यहाँ पर देखना स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो स्टैगर का सबसे ज्यादा होता है, स्टैगर को बोलते हैं एंटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो एंटी मतलब स्टैगर ही होता है, तो स्टैगर का सबसे ज्यादा होता है स्टेबिलिटी, उसके बाद गॉज का होता है, उसका इक्लिप्स का होता है, उसका फुल्ली इक्लिप्स का होता है। तो यहाँ पर जिसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगा उसकी एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, तो लोवेस्ट एनर्जी की बात कहा गया है, इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको इस वीडियो को देखकर काफी हेल्पफुल मिला होगा, काफी समझने को मिला होगा, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। क्वेश्चन को देखने के बाद, क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आप मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर ही जाना। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद। इस तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।